इधर नेक से आर्म तक जाएगा एकदम, इधर नीचे की ओर पूरा एकदम सीवियर पेन होगा। और मूवेबल मतलब कि पेन जैसे यहाँ से पेन आदमी कहता है ना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा दर्द दे रहा है, तो मतलब लगता है कि कभी यहाँ दर्द दे रहा है, कभी यहाँ दे रहा है, कभी यहाँ, उसको बोल दिए रेडिएट। रेडिएट कहता है कि मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन में उस सिचुएशन में कार्डियक बायोमार्कर का सबसे पहले कौन से एंजाइम देखने के लिए मिलेगा, सबसे पहले कौन देखने के लिए इसमें से मिलेगा, तो सबसे पहले हाई बढ़ने के लिए मिलेगा। उसके बाद फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देना है कि इसको मायोग्लोबुलिन के, ऑप्शन में मायोग्लोबुलिन नहीं होगा तो 2 नंबर पर ट्रोपोनिन को देंगे किसको। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग यही टॉपिक पढ़ रहे थे, इसके बारे में जाने थे ये क्या होता है, इसका क्या मैकेनिज्म है होने का, और इसके बाद इसका जो भी डिटेल था जाने थे। इस वीडियो में हम लोग का जो छूटा हुआ था मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन से रिलेटेड, जैसे कि नर्सिंग डायग्नोसिस छूटा हुआ था और इसका क्या डायग्नोसिस है वो छूटा हुआ था, पैथोफिजियोलॉजी इसका क्या है, साइन एंड सिम्टम्स इसका छूटा हुआ था, और इसका मैनेजमेंट। 5 टॉपिक 4-5 को ये है हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोग इसका कॉजेज जाने थे, ये होता कैसे, ये सारा चीज़ जान चुके थे। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, एमआई का मतलब मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, या फिर इसी को कहा जाता है हार्ट अटैक। ठीक, ये पार्ट 2 वीडियो है एमआई का। ठीक, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या है, यानी कि ये जो डिजीज है किस तरह से फैलता है। तो लिखिएगा यहाँ पर पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एमआई। एमआई का पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ये किस तरह से फैलता है। तो बताया था उस वीडियो में कि ये वैसा रोग है जो कि हार्ट को प्रॉपर तरीका से ब्लड सप्लाई न होने के कारण देखने के लिए मिलता है, और ब्लड कंटेन करता है ऑक्सीजन। तो ये भी हम कह सकते हैं कि हार्ट के मसल को ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलने के कारण क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन देखने के लिए मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और हार्ट ब्लॉक, ये 3 डिजीज कंडीशन होता है, और तीनों में डिफरेंट होता है। आप लोग को लास्ट में हम बता देंगे कि तीनों में क्या डिफरेंट है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका पैथोफिजियोलॉजी, उसमें लिखेंगे कि ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, इटियोलॉजिकल फैक्टर। क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, इटियोलॉजिकल फैक्टर में क्या क्या हो सकता है भैया, तो थ्रोम्बस हो सकता है। क्या हो जाएगा, थ्रोम्बस, थ्रोम्बस हो जाएगा। उसके बाद कोरोनरी आर्टरी का अस्पाज्म हो जाएगा, अस्पाज्म किसका होगा, कोरोनरी आर्टरी का, सीए का मतलब कोरोनरी आर्टरी का क्या होगा, अस्पाज्म हो जाएगा। ये हो गया ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। यदि थ्रोम्बस बन गया बीचा में, कोई भी ये आर्टरी है, ये आर्टरी, और यहाँ पर थ्रोम्बस बन गया बीचा में, तो ब्लड सप्लाई होगा नहीं होगा, और ना इधर का माल इधर आएगा, ये इधर नहीं जाएगा, और इधर का मटेरियल इधर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर थ्रोम्बस बन गया। तो यहीं लिखे कि ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर थ्रोम्बस बन गया, यानी कि ये बन गया। अब ये बन गया तो क्या होगा कि ब्लड ए पार का ओ पार नहीं जा पाएगा। ठीक, नहीं जा पाएगा। और उसके पहले लिखेंगे इटियोलॉजिकल फैक्टर के चलते क्या हो गया, कोरोनरी आर्टरी जो है यहाँ पर ब्लॉकेज देखने के लिए मिल रहा है, दिखने के लिए मिल रहा है ना, तो लिखेंगे कि पार्शियल, पार्शियल या फिर कंप्लीट, या तो पार्शियल हो सकता है या फिर कंप्लीट हो सकता है, पार्शियल या फिर कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ, ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी। ये रोग होगा कहाँ पर भैया, कोरोनरी आर्टरी में होगा। तो थ्रोम्बस बना तो ब्लॉकेज होगा ना, थ्रोम्बस जहाँ पर भी बनेगा वहाँ पर ब्लॉकेज होगा। ध्यान से समझिए, इसका पैथोफिजियोलॉजी रटना नहीं है, समझना है। सबसे पहले समझेंगे क्या कि कोई भी कारण की वजह से पैथोफिजियोलॉजी, कोई भी डिजीज हो उसके कारण की वजह से ही उसका पैथोफिजियोलॉजी देखने के लिए मिलता है। इसका कारण हो गया थ्रोम्बस। थ्रोम्बस बना कहाँ पर बना, कोरोनरी आर्टरी में बना थ्रोम्बस, तो उस चीज़ को ब्लॉकेज कर दिया,
दिया, तो सबसे पहले लिख दिया कि ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, जिसके अंदर थ्रोम्बस बना, फिर कोरोनरी आर्टरी का स्पाज्म हो जाएगा। ये हो गया मोस्ट कॉमन थ्रोम्बस होता है। उसके बाद क्या देखने के लिए मिलेगा, पार्शियल या फिर कंप्लीट, पार्शियल या फिर कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज देखने के लिए मिलेगा। ये ब्लॉक हो गया तब क्या होगा, इधर का ब्लड उधर नहीं जाएगा और उधर का मटेरियल इधर नहीं आ पाएगा। तो यही लिखेंगे कि क्या चीज़ होगा, लैक ऑफ, अगला लिखिएगा लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई किसको नहीं होगा भैया, कोरोनरी आर्टरी को नहीं होगा। कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी को क्या नहीं होगा, ब्लड सप्लाई नहीं होगा। और ब्लड हम लोग जानते हैं कि ब्लड में क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है, और ये रोग ऑक्सीजन के है। तो अब अगला क्या लिखेंगे कि डिक्रीज O2 यानी कि ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट, किसको नहीं मिलेगा, हार्ट को। हार्ट में किस चीज़ को, तो मायोकार्डियम को नहीं मिलेगा। मायोकार्डियम, मायोकार्डियम क्या है, तो हार्ट के मसल है, हार्ट का लेयर है, मेन हार्ट है। हार्ट कहने का मतलब कि मायोकार्डियम ऐसा समझो, क्योंकि पेरिकार्डियम और इंडोकार्डियम का उतना कोई वैल्यू नहीं है जितना मायोकार्डियम का है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा होता है, मोटा लेयर है। जो भी रोग हो, जो भी बात हो हार्ट से रिलेटेड, उसका मतलब कि मायोकार्डियम की ही हम बात कर रहे हैं, ऐसा होता है। ठीक, तो सबसे पहले थ्रोम्बस बना, दूसरा नंबर में ब्लॉकेज हुआ, तीसरा में ब्लॉकेज यदि हो गया तो ब्लड उस पर नहीं जाएगा, और जब ब्लडे नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि ये मान लो कि ब्लड है, ये क्या है, ये ब्लड के बूंदा है, ये ब्लड का मान लो कि ये बूंदा है, ब्लड का बूंदा। अब ब्लड के अंदर होता क्या है, तो ऑक्सीजन। तो ब्लड का ले जाने का मतलब क्या है कि इसका अंदर वाला मटेरियल हार्ट को पहुँचे, यानी कि ब्लड जाएगा। ब्लड जाने का मेन तात्पर्य यही होता है कि उसके अंदर का ऑक्सीजन उसके मसल को मिले, हार्ट के मसल को ऑक्सीजन मिले। और जब भाई ब्लडे नहीं जाएगा तो उसके अंदर का ऑक्सीजन नहीं जाएगा। तो उसी को हम स्टेप बाय स्टेप कर दिए। सबसे स्टेप में कर दिए कि लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, और ऑक्सीजन ही नहीं जाएगा तो ब्लड का सप्लाई नहीं होगा, सॉरी ब्लड का सप्लाई नहीं होगा तो ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा। और यदि ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा, कोई भी बॉडी ऑर्गन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगा, इस्चेमिक कंडीशन देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने के लिए मिलेगा, इस्चेमिक कंडीशन। इस्चेमिक कंडीशन, इस्चेमिक कंडीशन देखने के लिए मिलेगा, और इस्चेमिक कंडीशन देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद इस्चेमिक कंडीशन से क्या होगा कि वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं हुआ, टिश्यू सेल डेड हो रहा है, इस्चेमिक कंडीशन देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन वहाँ का जो मसल है, मायोकार्डियम मसल है, उसको तो मिल नहीं रहा है। यहाँ पर जो मायोकार्डियल मसल है उसको तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ब्लड नहीं मिल रहा है, लेकिन इसको ज़रूरत है। तो ज़रूरत अपना पूरा कैसे करेगा, कहेगा कि तुम तो आ नहीं रहे हो, ना ऑक्सीजन जा रहा है ना ब्लड जा रहा है, नहीं जा रहा है उसके पास। तो ये सोचेगा कि तुम नहीं आ रहे हो, लेकिन हम तुम्हारे अनुपस्थिति में ही अपना काम चलाने की प्रयास करते हैं। होता है ना कई बार कि अपना काम, कोई भी चीज़ नहीं है, उसके अनुपस्थिति में, अब्सेंट में ही काम चलाने का प्रयास करता है ये मायोकार्डियम मसल। तो ये क्या करेगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब कि लैक ऑफ ऑक्सीजन के कमी में जो भी रेस्पिरेशन होगा उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा लेकिन वो तड़फड़ा रहा है बेचारा ऑक्सीजन के चक्कर में, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सूर्या जाएगा और क्या करने लगेगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन वहाँ पर होगा, करता नहीं है, होता है। ठीक, उसके बाद क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो वहाँ पर LDH, ये क्या होता है, तो ये इसका फुल फॉर्म लिखिएगा, लैक्टिक डिहाइड्रेज, लैक्टिक डिहाइड्रेज एंजाइम, एंजाइम रिलीज होगा, लैक्टिक डिहाइड्रेज एंजाइम रिलीज होगा। और ये लैक्टिक डिहाइड्रेज एंजाइम क्या करेगा भैया, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। किसका, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। और ये लैक्टिक एसिड क्या करेगा, चेस्ट पेन कराएगा, चेस्ट पेन कराएगा। चेस्ट पेन को हम लोग क्या कहते हैं, चेस्ट पेन को हम लोग कहते हैं एंजाइना, एंजाइना।
ठीक, ये हो गया हम लोग का पैथोफिजियोलॉजी मायोकार्डियम इन्फ्रेक्शन का। एकदम आसान है, इसमें कुछ भी रटना नहीं है। सबसे पहले जाने कि इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या है। थ्रोम्बस हो गया इटियोलॉजिकल फैक्टर। यदि थ्रोम्बस बन गया, थ्रोम्बस बना तो क्या होगा, सबसे पहले ब्लॉकेज होगा। याद करो, पहले थ्रोम्बस बना, जहाँ पर बना उस जगह घेरेगा ना, तो जगह घेरा तो क्या कर दिया, ब्लॉकेज कर दिया। और कहीं पर भी ब्लॉकेज हो गया, रोड जाम हो गया, तो ना इधर की गाड़ी उधर जाएगा और ना उधर की गाड़ी इधर आएगा, तो ब्लड नहीं जाएगा। पहला बात। इसमें दूसरा बात क्या होगा कि जब ब्लड नहीं जाएगा तो उसके अंदर का क्या मटेरियल नहीं जाएगा। ब्लड के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा, और ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो वहाँ पर कंडीशन देखने के लिए मिलेगा जिसको बोल दिया इस्चेमिक कंडीशन। और इस्चेमिक कंडीशन होगा तो उसके अनुपस्थिति में क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन मायोकार्डियम में होने लगेगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा जिसके वजह से लैक्टिक डिहाइड्रेज एंजाइम वहाँ पर सिक्रेशन होगा, सिक्रीट होगा, और ये जब सिक्रीट होगा तो ये बनाएगा लैक्टिक एसिड। और बॉडी के किसी भी पार्ट में लैक्टिक एसिड का बनना, उसका मतलब कि उस जगह पर पेन होगा। और ये बन कहाँ रहा है, तो चेस्ट वाले जगह में, इसलिए वहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगा, चेस्ट पेन। और चेस्ट पेन को हम लोग क्या कह दिए, एंजाइना कह दिए। ये हो गया हम लोग का पैथोफिजियोलॉजी। अब हम लोग जानेंगे इसका साइन एंड सिम्टम्स। मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन का साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है, तो इसमें इसका मेन 2 ही 3 4 है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन का साइन एंड सिम्टम्स जो कि देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले चेस्ट पेन। चेस्ट पेन, चेस्ट पेन के बाद देखने के लिए मिलेगा चेस्ट हैवीनेस। चेस्ट हैवीनेस, हैवीनेस। चेस्ट हैवीनेस कहने का मतलब कि वैसा पेशेंट को फील होगा जैसे पेशेंट के चेस्ट पर 1 क्विंटल का वजन रख दिया गया, उतना कस के, उतना ज़्यादा उसको भारी फील होगा उसके चेस्ट पर, उसको बोल दिए चेस्ट हैवीनेस। उसके बाद चेस्ट हैवीनेस के बाद हम लोग को देखने के लिए मिलेगा वहाँ पर चेस्ट हैवीनेस। उसके बाद पेन होगा, पेन रेडिएट होगा। उसमें क्या होगा, पेन रेडिएट, रेडिएट्स, पेन रेडिएट। रेडिएट कहने का मतलब कि पेन क्या होगा, मूव करेगा, मूव करेगा, उसको बोल दिए पेन रेडिएट। कहाँ से पेन रेडिएट करेगा, इस ये आता है एग्जाम में, तो लेफ्ट आर्म से, कहाँ से, लेफ्ट आर्म से एंड नेक, लेफ्ट साइड के नेक से कहाँ पर जाएगा, यहाँ से समझो कहाँ से आएगा, नेप ऑफ द नेक, नेप ऑफ द नेक से आर्म तक जाएगा, एकदम इधर नीचे की ओर पूरा एकदम सीवियर पेन होगा। और मूवेबल मतलब कि पेन, जैसे यहाँ से पेन आदमी कहता है ना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा दर्द दे रहा है, तो मतलब लगता है कि कभी यहाँ दर्द दे रहा है, कभी यहाँ दे रहा है, कभी यहाँ, उसको बोल दिए रेडिएट। रेडिएट कहने का मतलब कि मूव करेगा, कभी यहाँ दर्द किया, कभी यहाँ करेगा, कभी यहाँ करेगा, उसको बोलते हैं रेडिएट पेन। और ये कहाँ से कहाँ करेगा, तो लेफ्ट आर्म से नेक, और ये कहाँ तक जाएगा, हैंड तक जाएगा, नेक टू हैंड, हैंड, इसको बोल दिए क्या चीज़, पेन रेडिएट। उसके बाद पेशेंट को होगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। एसओबी के मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने के लिए मिलेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने के लिए मिलेगा। ये मेन साइन एंड सिम्टम्स हो गया। उसके बाद बहुत सारा साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलेगा। डिस्निया होगा, हाइपोक्सिया, यहाँ पर इस्चेमिक कंडीशन हो रहा था, हाइपोक्सिया होगा, ये सारा भी कंडीशन देखने के लिए मिलता है। लेकिन ये मेन है इसका मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन का। अब हम लोग जानेंगे इसका डायग्नोसिस, कि पेशेंट को डायग्नोस किस तरह से किया जाता है। तो अगला पॉइंट लिखिएगा इसका डायग्नोसिस, और इसके डायग्नोसिस ले रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन का हम लोग डायग्नोसिस किस तरह से करते हैं, ठीक, और वहाँ से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है ये भी बताएंगे। अगला पॉइंट लिखिएगा डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में सबसे पहले करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक। हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद हम लोग करेंगे ईसीजी, और ईसीजी में 2 चीज़ देखते हैं, एक देखते हैं STEMI और एक देखते हैं NSTEMI। STEMI के मतलब कि ST सेगमेंट जो होता है वो क्या होगा, एलिवेटेड होगा, एलिवेटेड
एलिवेटेड, और इसको बोल दिए एमआई। एमआई का मतलब मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। ठीक, एसटी सेगमेंट या तो एलिवेटेड देखने के लिए मिलेगा या फिर नहीं भी देखने के, नॉन एसटी मतलब नॉन एसटी एलिवेटेड एमआई। ये हो गया क्या चीज़ इसका डायग्नोसिस में। और इसका मेन डायग्नोसिस जो होता है वो होता है कार्डियक बायोमार्कर। क्या होगा इसका? कार्डियक बायोमार्कर। अब ये कार्डियक बायोमार्कर क्या होता है, इस चीज़ को सबसे पहले समझिएगा। कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। नंबर में कार्डियक बायोमार्कर कितने होते हैं? 4। कार्डियक बायोमार्कर क्या होता है कि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में कार्डियक को ऑक्सीजन सप्लाई न मिलने के कारण वो तड़फड़ाएगा, छछनेगा पूरा। उसके बाद क्या करेगा? अपना कुछ एंजाइम रिलीज करेगा। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तब तड़प रहा है, तो तड़पेगा तो क्या करेगा? कुछ एंजाइम रिलीज करेगा, और जो वो उस इमरजेंसी कंडीशन में एंजाइम रिलीज करता है उसी को हम लोग कहते हैं कार्डियक बायोमार्कर। इससे ये 4 होते हैं नंबर में। सबसे पहले होता है, लिखिएगा, मायोग्लोबिन। ठीक, मायोग्लोबिन। उसके बाद होता है CPKMB। उसके बाद ट्रोपोनिन, और उसके बाद LDH। वहाँ पर बताए थे ना, लैक्टिक डिहाइड्रेज एंजाइम, यही है LDH। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ये तो चारों बायोमार्कर है भैया। ट्रोपोनिन में 2 होता है, एक होता है ट्रोपोनिन T और एक होता है I जो होता है वो कन्फर्मेटिव है कि इसका मायोकार्डियल इन्फॉर्मेशन का, कन्फर्मेटिव है कि इसका मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन का। डायग्नोसिस में ट्रोपोनिन T यदि एलिवेटेड देखने के लिए मिल रहा है, कहेंगे कार्डियक बायोमार्कर का, तो कहेंगे कि मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन का क्या है? कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस। अर्लीस्ट होता है मायोग्लोबिन। ये क्या है? अर्लीस्ट कहने का मतलब कि क्वेश्चन आता है कि मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन में उस सिचुएशन में कार्डियक बायोमार्कर का सबसे पहले कौन से एंजाइम देखने के लिए मिलेगा? सबसे पहले कौन देखने के लिए इसमें से मिलेगा? तो सबसे पहले हाई बढ़ने के लिए मिलेगा। उसके बाद फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देना है कि इसको मायोग्लोबिन के। ऑप्शन में मायोग्लोबिन नहीं होगा तो 2 नंबर पर ट्रोपोनिन को देंगे। किसको देंगे? ट्रोपोनिन पर। ठीक, अगर ट्रोपोनिन मायोग्लोबिन दोनों है, अगर फर्स्ट पूछ रहा है ध्यान से समझो तो मायोग्लोबिन देंगे। यदि कन्फर्मेटिव पूछेगा तो ट्रोपोनिन देंगे। ट्रोपोनिन में भी कौन सा देंगे? I देंगे। ये हो गया डायग्नोसिस। इसके बाद अगला डायग्नोसिस हम लोग करते हैं तीसरा, कार्डियक कैथेटराइजेशन। कैथेटराइजेशन। अब ये कार्डियक कैथेटराइजेशन क्या होता है? तो इसको हम लोग कार्डियक कैथेटराइजेशन मतलब कि उसको पेशेंट के अंदर हम लोग इंसर्ट करेंगे कार्डियक कैथेटराइजेशन, या फिर इसी को हम लोग एंजियोग्राफी कहते हैं। कार्डियक का क्या होगा? एंजियोग्राफी। इससे हम लोग क्या देखते हैं? हार्ट के कोरोनरी आर्टरी के परसेंटेज ऑफ ब्लॉक। कोरोनरी आर्टरी के क्या देखेंगे? आर्टरी के परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज, कितना परसेंट में ब्लॉकेज है, यानी कि पार्शियल है, कंप्लीट है, ये हम लोग देखते हैं कार्डियक कैथेटराइजेशन से। उसके बाद लैब टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? लैब टेस्ट में हम लोग करेंगे सबसे पहले BT, CT ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम, PT, INR, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, INR मतलब इंटरनॉर्मलाइजेशन रेशियो। उसके बाद APTT ई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ब्लीडिंग से रिलेटेड है इसलिए करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्लेटलेट्स को देखेंगे। ठीक, ये हो गया हम लोग का डायग्नोसिस। अब इसका मेन आता है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन का कि मैनेजमेंट हम लोग किस तरह से करते हैं। डायग्नोसिस में देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कार्डियक बायोमार्कर से, कार्डियक कैथेटराइजेशन से आएगा तो पूछेगा कि क्यों करते हैं, तो परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज देखते हैं। किसका देखते हैं? तो कोरोनरी आर्टरी का। साइन एंड सिम्टम्स हो गया। अब हम लोग जानेंगे इसका मैनेजमेंट की मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन वाले पेशेंट का मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है। तो उसका मैनेजमेंट में लिखिएगा, मैनेजमेंट में सबसे पहले कि हम लोग उसको मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं। ये क्या है? मेडिकल मैनेजमेंट।
मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले मेडिकल मतलब दवाई देंगे फार्माकोलॉजी से रिलेटेड, तो उसमें होता है, लिखिएगा ट्रिक उसका मोना, ठीक, MON मोना। एम का मतलब होता है मोरफिन, क्या देंगे पेशेंट को, मोरफिन देंगे, मोरफिन, सारा चीज़ बताएंगे डिटेल में। ओ के मतलब ऑक्सीजन देंगे। एन के मतलब NTG, NTG मतलब नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन देंगे। और ए के मतलब एस्पिरिन देंगे, एस्पिरिन दर्द का दवाई नहीं है बाबू, एंटी प्लेटलेट है, प्लेटलेट को ADR नहीं होने देंगे। ADR कहने का मतलब कि जमने नहीं देगा। ये क्या है, एंटी प्लेटलेट है, एंटी प्लेटलेट। और मायोकार्डियल इन्फेक्शन का ड्रग ऑफ चॉइस भी है। और ये क्वेश्चन तो एग्जाम में भी करता है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो कहेंगे एस्पिरिन है। ट्रिक इसका याद रखिएगा मोना से, मोना मतलब मोरफिन देंगे, क्या देंगे, मोरफिन। मोरफिन क्या होता है, तो ओपवाइड होता है, ओपवाइड का मतलब होता है एनाल्जेसिक के मतलब कि दर्द से राहत करेगा उस पेशेंट को। बताए ना आपको साइन सिम्टम में कि ऐसा दर्द होता है जैसे उसके चेस्ट पर 1 क्विंटल का वजन कोई रख दिया है, उतना भारी दर्द होता है, तो देंगे मोरफिन देंगे। नॉर्मली हम लोग मोरफिन का यूज नहीं करते हैं, ओपवाइड है ये ड्रग, ये मेडिसिन में नहीं आता है। ये जो मोरफिन है ड्रग और मेडिसिन में इतना अंतर होता है, इस चीज़ को भी याद रखना कि ड्रग हम लोग थेराप्यूटिक पर्पस के लिए यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन मेडिसिन थेराप्यूटिक पर्पस के लिए यूज करते हैं। ड्रग का बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए मिलेगा, उसका बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन इसमें, जैसे इसका साइड इफ़ेक्ट मोरफिन का आप लोग को बताते हैं, यहाँ पर लिखिएगा मोरफिन का लिखिएगा साइड इफ़ेक्ट, और उसका साइड इफ़ेक्ट का ट्रिक लिखिएगा सेक्रम लिखिएगा, इसका साइड इफ़ेक्ट मोरफिन का। ये क्या है, इसका साइड इफ़ेक्ट है, लिख लीजिएगा, कहीं पर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को लिखने में दिक्कत नहीं होगा। एस का मतलब होता है सेडेशन कहने का मतलब नींद लाएगा। ए का मतलब होता है एनाल्जेसिया कहने का मतलब दर्द करेगा। सी के मतलब कॉन्स्टिपेशन कराएगा। और आर का मतलब होता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। और यू का मतलब होगा यूरिनरी रिटेंशन। और एम का मतलब होता है मायोसिस का मतलब होता है पिन पॉइंट पीपल का मतलब पीपल, एक होता है मायोसिस, एक होता है माइड्रेसिस, दूगो होता है, याद रखना। मायोसिस का मतलब पिन पॉइंट पीपल, इसका मतलब कि पीपल का हो जाएगा सिकुड़ जाएगा, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, उसको बोल दिए मायोसिस। एक होता है माइड्रेसिस, उसका स्पेलिंग होता है MYDRASIS, माइड्रेसिस। इसका मतलब क्या होगा, डाइलेशन ऑफ पीपल डाइलेशन, पीपल का क्या होगा, डाइलेशन होगा, पीपल का क्या हो जाएगा, डाइलेशन होगा, इसको बोल दिए माइड्रासिस। अब मायोसिस का मतलब क्या होगा, पिन पॉइंट या फिर कंस्ट्रिक्शन। देखो भैया, हम मोरफिन बता रहे हैं, मोरफिन में क्या होता है कि ये ड्रग है, मोरफिन कभी भी मेडिसिन में नहीं आता है, क्योंकि मेडिसिन वो ऐसा चीज़ को हम लोग कहेंगे जो कि थेराप्यूटिक पर्पस के लिए किया जाता है। लेकिन अब दारू को हम लोग क्या ड्रग कहते हैं, दारू को कभी भी हम लोग, अल्कोहल को कभी भी मेडिसिन नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको ड्रग कहते हैं। मोरफिन किसके अंदर आता है, ड्रग के अंदर आता है। इसके मैनेजमेंट में हम लोग इसलिए देते हैं क्योंकि ये दर्द से रिलीफ करते हैं इसलिए। लेकिन देख लो कि एक दवाई दे रहे हैं, आई 5 गो 6 गो उसका साइड इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है कि दर्द के लिए दे रहे हैं, इसको हम लोग राहत करने के लिए दे रहे हैं। इसको राहत करने के चक्कर में देख लो कि कितना साइड इफेक्ट इसका देखने के लिए मिल रहा है। सेडेशन होगा, पेशेंट को बहुत ज़्यादा नींद लगेगा। एनाल्जेसिया कहने का मतलब कि शून्य हो जाएगा, उसका बॉडी पार्ट क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तीसरा कॉन्स्टिपेशन, अनेबल टू पास स्टूल पास नहीं कर पाएगा। अगला रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है,
कि यदि कोई पेशेंट को हम लोग मॉर्फिन दे रहे हैं, ये लिखना अपने कॉपी पर कि मॉर्फिन से रिलेटेड, कि यदि कोई पेशेंट को तुम मॉर्फिन दे रहे हो तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या देखने के लिए मिलेगा, तो पेशेंट का हम असिस्ट करेंगे रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि मॉर्फिन का मेन कारण होता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। क्यों करेगा? क्योंकि मसल को स्लो कर देगा, तो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होता है, उसी को बोल दिया रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। उसके बाद यूरिनरी रिटेंशन, यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन कर रहा था, रिटेंशन कर दिया, पेशेंट पेशाब भी नहीं कर पाएगा। उसके बाद मायोसिस, मतलब कि पीपल क्या हो जाएगा, पिन पॉइंट हो जाएगा, फिर सिकुड़ जाएगा। ये हो गया हम लोग का मेडिकल मैनेजमेंट। इसके साथ साथ इसमें हम लोग और दवा ड्रग देते हैं। ये तो 1 नंबर था। 2 नंबर में लिख दीजिएगा कि थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट देते हैं। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट में हम लोग क्या देंगे? थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट में टीपीए देंगे, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। और उसमें आप लोग को तो बताइए कहते कि स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, टेलीप्लेज, एनीप्लेज, रेटिप्लेज, ये 5 गो होता है। टीपीएल, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ये क्या करेगा कि जो वहाँ पर थ्रोम्बस बना हुआ था उसको कट कर देगा। ये हो गया हम लोग का मेडिकल मैनेजमेंट। इसका सर्जिकल मैनेजमेंट थोड़ा सा जानिएगा, क्योंकि सर्जिकल मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, तो हम सिर्फ इसको मिटाएंगे और आप लोग को बता रहे हैं इसका सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होता है कि हम लोग करते हैं उसका पीटीसीए करते हैं। ये क्या है? सर्जिकल मैनेजमेंट है। सर्जिकल मैनेजमेंट, पीटीसीए का फुल फॉर्म लिखिएगा सबसे पहले, परक्यूटेनियस ट्रांसलूमेन कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, परक्यूटेनियस ट्रांसलूमेन कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। ये क्या हो गया? इसका सर्जिकल मैनेजमेंट है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, देखो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि मान लो कि ये ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स, इसके अंदर ये बन गया है क्या चीज़, ये बन गया थ्रोम्बस। थ्रोम्बस से क्या होगा कि हम लोग एक लाएंगे बैलून, जिसके अंदर रहता है शंट। क्या रहेगा? शंट। बैलून को इधर ले जाएंगे, ठीक। सबसे पहले टीपीए देंगे तो इसको थोड़ा थोड़ा काट देगा, तो काट के साइड में कर देगा, तो यहाँ से बैलून ले जाएंगे और बैलून ले जाके यहाँ पर बीचा में ला देंगे। ये देखो, इस साइड से बैलून है, साइड से बैलून है, बीचों में जो रड है इसका नाम है स्टेंट। इसको क्या कहते हैं? स्टेंट कहते हैं, स्टेंट। इसको याद रखना है, स्टेंट। साइड से बैलून है और बीचा में स्टेंट है, तो बैलून को वहाँ पर घुसा कर अब फुला देंगे। तो फुलाएंगे तो क्या होगा ना कि जो थ्रोम्बस है ना, थ्रोम्बस ये क्या होगा कि हटेगा या फिर स्टंट में चिपक जाएगा। और स्टंट क्या होगा, यहाँ पे ही यहाँ से बैलून फुला दिए, तो ये फुलाएं तो मान यहाँ पर देखो, यहाँ पर किए, ये थ्रोम्बस हो गया, थ्रोम्बस, और यहाँ पर ये हम डाले बैलून बढ़ किए, तो यहाँ से ऐसा हो गया। तो बैलून क्या हुआ है भैया कि दोनों की इसको इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे कि बैलून को डिफ्लेट करेंगे। क्यों करेंगे डिफ्लेट? मतलब कि फुलाकर थ्रोम्बस को सटा दिए कोरोनरी आर्टरी के वाल पर। ये समझो, पहले कोरोनरी आर्टरी के दीवार पर क्या किए, तो दोनों थ्रोम्बस को दोनों साइड के सटा दिए। अब क्या होगा कि ये जो ये स्टेंट है ये जाली लेखा होता है, जाली लेखा, ऐसे जाल लेखा होगा, तो ये दोनों को अब बीचा में सटने कभी नहीं देगा। पाइप होता है ना जिसे, वही पाइप है ये। अब क्या होगा कि हम इसको बैलून को डिफ्लेट करेंगे, पिचका के निकाल देंगे, और ये स्टंट हमेशा लाइफ टाइम के लिए रह जाएगा इस आर्टरी में। और स्टंट रह गया तो अब ये क्या होगा, अब समझो कि ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, इसमें हो गया स्टंट, अब हाई होगा स्टंट। तो अब कभी ना हाई थ्रोम्बस हेने सटेगा और ना हाई थ्रोम्बस हेने सटेगा, ये होगा स्टंट। इसी को बोलते हैं पीटीसीए।
है, यानी कि परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमेन कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, लिखना चाहोगे तो लिख लेना कि इट इज इन्वेसिव। इन्वेसिव कहने का मतलब कि चीड़ फाड़ किया जाता है। इसकी ये क्या है, इन्वेसिव रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। रिकंस्ट्रक्टिव कहने का मतलब कि उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसको पुनः निर्माण कर रहे हैं, थ्रोम्बस को हटा रहे हैं। क्या है, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी इन विच हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे कि बैलून प्लस स्टंट क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे कोरोनरी आर्टरी के अंदर। बैलून और स्टंट क्या करेंगे, कोरोनरी आर्टरी के अंदर इंसर्ट करें। इंसर्ट करने के बाद क्या करेंगे, बैलून को हम लोग इन्फ्लूट करेंगे, फुलाएंगे। बैलून जब फुलाएंगे तो क्या होगा कि जो थ्रोम्बस है वो कोरोनरी आर्टरी के लाइनिंग पर साइड हो जाएगा। उसके साथ साथ स्टंट जो है वो क्या करेगा, अपना पोजीशन बना लेगा, और जब पोजीशन बनाएगा तो बैलून को हम लोग डिफ्लुएट करेंगे और निकाल लेंगे, और लाइफ टाइम के लिए रह जाता है। लेकिन किसी भी पेशेंट के अंदर ये सर्जरी होगा तो हम लोग दवा चलाते हैं जिसका नाम होता है एंटीकोगुलेंट। क्या होगा, एंटीकोएगुलेंट। एंटीकोगुलेंट क्यों चलाते हैं, क्योंकि दोबारा से यहाँ पर थ्रोम्बस ना बने ना। तब क्या हुआ था, थ्रोम्बस था आर्टरी में बना था, संटवे पर मच्छर लेखा जम जाएगा थ्रोम्बस, प्लेटलेट संटवे के जाम कर देगा तो और दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हम लोग हमेशा चलाते हैं एंटीकोगुलेंट, जिसके अंदर हम लोग चलाते हैं वारफरिन। वारफरिन चलाते हैं, हेपारिन नहीं, क्योंकि वारफरिन मेडिसिन गोली आता है, यही हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं इस पेशेंट के अंदर वारफरिन। और वारफरिन का एंटीडोट पूछेगा तो प्लेटलेट होता है, विटामिन के, सॉरी कौन सा होता है, विटामिन के इसका एंटीडोट होता है। इसका मेन सर्जरी यही होता है पीटीसी, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमेन कोरोनरी एंजियोप्लास्टी मायोकार्डियल इन्फेक्शन का। ये हम लोग का 2 पार्ट में रहा मायोकार्डियल इन्फेक्शन, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 2 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है तो इसके डायग्नोसिस ले, पैथोफिजियोलॉजी, मैनेजमेंट में आप लोग सबसे ज़्यादा यहाँ से याद कीजिएगा मोना में आप लोग याद कीजिएगा मॉर्फिन का साइड इफेक्ट, ऑक्सीजन देते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं, उसके बाद एस्प्रिन देते हैं। यदि पूछेगा क्वेश्चन में कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है तो एस्प्रिन होता है। ठीक, ये हम लोग का हो गया मायोकार्डियल इन्फेक्शन से रिलेटेड। अगला वीडियो हम लोग का आएगा पेडियाट्रिक नर्सिंग से रिलेटेड, जिसके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये सारी चीज़ हम बताएंगे। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।